एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मिलर और डोलार्ड के पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में कुछ बताया था। आज उसका बाकी पार्ट बताएंगे। उसे बताने से पहले एक बार फिर 2-3 वाक्यों में हम पहला जो आपको बता चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिलर और डोलार्ड दो मनोवैज्ञानिकों में से एक सोशियोलॉजिस्ट थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया वह मिलर और डोलार्ड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको सीखने की प्रक्रियाएं बताई और उसमें ड्राइव्स, क्यू, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया। क्योंकि मिलर और डोलार्ड ने सीखने की प्रक्रिया इन 4 तत्वों के आधार पर बताई है। इसके अलावा मिलर और डोलार्ड ने अपना जो अध्ययन किया, प्रयोग किया, क्योंकि मिलर और डोलार्ड की थ्योरी एक और जहां सोशल लर्निंग थ्योरी कही जाती है, वहीं मिलर और डोलार्ड ने अपने सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा था। मिलर और डोलार्ड के सिद्धांत में एक मैंने बताया आपको प्रयोगात्मक विलोप कि किस प्रकार सीखी हुई अनुक्रिया कम होती है या समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में बताया था कि किस प्रकार अनुक्रिया को दोबारा आरंभ किया जा सकता है। इसके अलावा मिलर और डोलार्ड की थ्योरी में हायर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बात हुई थी, उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं और अनुकरण के बारे में भी मिलर और डोलार्ड ने बताया था। मिलर और डोलार्ड ने इसको जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में माना अनुकरण को, और जो कि अधिगम के या प्रशिक्षण के ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप चेंज हो जाती है। इन्होंने अनुकरण में 3 प्रकार का अनुकरण बताया था: समान व्यवहार, समेल व्यवहार पर आश्रित अनुकरण और नकल उतारने वाले व्यवहार पर आधारित अनुकरण। इसके बाद अब जो टॉपिक हमने पिछले उसमें थोड़ा सा आपको बताया था, फियर एंड एंग्जाइटी, भय और चिंता। यहाँ से मिलर और डोलार्ड की थ्योरी एक तरह से एबनॉर्मेलिटीज के भी फील्ड में उतरती है और कैसे ये जन्म लेती है और किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है, असामान्यताओं का, विकृतियों का, इसको भी मिलर और डोलार्ड ने बताने का प्रयास किया है। मिलर और डोलार्ड ने यह माना है कि जो व्यक्ति है उसमें भय और चिंता जो हैं, इसके कारण उसका व्यवहार जो है वह सामान्य से अलग होता जाता है, यानी उसमें विकृति उत्पन्न होती है। मिलर और डोलार्ड ने जो मानव का व्यवहार है उसके लिए यह एक ऐसा शक्तिशाली मोटिवेशनल पावरफुल फोर्स माना है, माने ऐसा अभिप्रेरणात्मक बल के रूप में भय और चिंता दिया है, जिसके कारण कि व्यक्ति का व्यवहार समायोजन सही ढंग से नहीं कर पाता है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि वॉटसन ने बताया था कि भय एक प्रकार का लर्न बिहेवियर है, मिलर और डोलार्ड ने भी इस बात की पुष्टि की है। इन विद्वानों ने यह भी कहा है कि भय और चिंता अंतर्नोद, संकेत, अनुक्रिया और पुनर्बलन का भी कार्य करते हैं। इसी कारण से भय और चिंता की उपस्थिति
में व्यक्ति सीखने की प्रक्रियाएं भी करता है और इसके लिए मोटिवेटेड होता है। मिलर और डोलार्ड ने भय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भय एक ऐसी आंतरिक, वास्तविक या काल्पनिक खतरों के प्रति आशंका होती है। यानी भय जो है वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक खतरों के प्रति आशंका भी हो सकती है। यानी जो वास्तव में खतरा नहीं है उसके प्रति भी व्यक्ति चिंता करके भयभीत होता है। और मिलर और डोलार्ड ने, आप लोगों ने एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक प्रश्न किया था, इसीलिए मुझे इस टॉपिक से रिपीट करना पड़ रहा है, वरना यह टॉपिक मैंने भय और चिंता का अपने पहले पार्ट में दिया था। लेकिन एक वाक्य पर आपने प्रश्न किया था कि मैंने कहा है कि चिंता का स्रोत अस्पष्ट होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जवाब भी पर्सनली दिया था, लेकिन फिर आपको बता रही हूँ कि आपने पूछा था कि चिंता वह अस्पष्ट कैसे होता है सोर्स। तो आपको वो जो पर्सनली जवाब दिया था, मुझे लग रहा है कि ग्रुप में अन्य लोगों में भी ये प्रश्न होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मिलर और डोलार्ड ने ऐसी सामान्य चिंता की बात नहीं की है, उस चिंता के बारे में बात की है जो कि एक मनस्तापी व्यक्ति में भी होती है। और अगर आपको मनस्ताप याद हो तो व्यक्ति हमेशा, जो चिंता मनस्ताप का रोगी होता है, वह हमेशा अपनी चिंताओं की उधेड़ बुन में उलझा रहता है। उसके पास चिंताओं की श्रृंखला होती है, वह वास्तव में अपनी चिंता को पहचान नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने सोर्स या उसके कारण को भी स्पष्ट तौर पर बता नहीं पाता है। और जब भी उससे चिंता के कारण के बारे में जानने का प्रयास होता है, वह अपना सोर्स भी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता है। तो मिलर और डोलार्ड ने ये कहा है कि व्यक्ति की चिंता का सोर्स जो होता है वह अलग अलग भी होता है और यह दमन के कारण छिपा हुआ होता है, क्योंकि व्यक्ति इसे दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करता है। भय और चिंता एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा संबंधित होते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर एक बात और, आप फिर मुझसे पूछेंगे कि हमने ऐसा कैसे कहा। हम नहीं कह रहे, यह मिलर और डोलार्ड की थ्योरी है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसे मेरे शब्द जरूर हैं, लेकिन थ्योरी मिलर और डोलार्ड की है। डोलार्ड और मिलर ने भय और चिंता को एक ही प्रत्यय के रूप में माना है, एक ही कॉन्सेप्ट के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है और ये कहा है कि अंतर्नोद, अनुक्रिया, संकेत तथा पुनर्बलन के रूप में भी यह कार्य करता है। इन्होंने ये बताया कि डोलार्ड और मिलर ने बताया कि भय और चिंता अंतर्नोद के रूप में कार्य करता है। भय और चिंता से व्यक्ति अनुक्रिया के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर यह प्रेरित करता है, व्यक्ति को मोटिवेटेड करता है, और ये पर्सनल व्यक्ति के अंदर से होता है। आपने इसके पहले भी पढ़ा कि डोलार्ड और मिलर ने अंतर्नोद को मुख्य रूप से स्वीकारा है और इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति में भय और चिंता उपस्थित होती है, तब व्यक्ति जो है वह क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित हो गया,
भय और चिंता अंतर्नोद के रूप में उपस्थित हुआ और व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित हो गया, तो भय और चिंता अनुक्रिया के रूप में भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जैसे व्यक्ति बाहरी अनुक्रियाओं को, अन्य अनुक्रियाओं को सीखता है, उसी प्रकार यद्यपि भय और चिंता आंतरिक अनुक्रियाएं होती हैं, लेकिन इसके कारण भी व्यक्ति सीखता है। इस प्रकार से मिलर और डोलार्ड ने भय और चिंता को अनुक्रिया अंतर्नोद के रूप में परिभाषित करने के साथ साथ इन्होंने भय और चिंता का संकेत मूल्य क्यों, हम आपको बता रहे हैं कि डोलार्ड और मिलर ने ड्राइव्स, रिस्पॉन्स, क्यू और रीइंफोर्समेंट 4 के आधार पर ही प्रत्येक सीखने की व्याख्या की है। तो यहाँ पर भय और चिंता के बारे में भी इन्होंने अंतर्नोद बताया, अनुक्रिया बताया। अब क्यू, मिलर और डोलार्ड के अनुसार भय और चिंता का एक संकेत मूल्य होता है, यानी भय और चिंता एक उद्दीपक की तरह कार्य करते हैं और यह उद्दीपक अन्य उद्दीपकों से अलग प्रकार का होता है। भय और चिंता में जो संकेत होता है वह, ये हम आपको पहले भी बता चुके, फिर बता रहे हैं कि भय और चिंता में संकेत जो होता है अधिक तीव्र भी हो सकता है। और भय और चिंता यदि प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार या पुनर्बलन के रूप में कार्य करते हैं, तब व्यक्ति इस अवस्था में एक तरह से इसके कारण भी मोटिवेटेड होता है। वैसे मिलर और डोलार्ड ने ये कहा है कि भय और चिंता प्रत्यक्ष रूप में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जब भय और चिंता की मात्रा कम होती है तब व्यक्ति अनुक्रिया करता है, उसकी अनुक्रिया बढ़ जाती है और यह पुरस्कार के रूप में कार्य करती है। अब हम मिलर और डोलार्ड के अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा होगा। एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, इस साल अभी आप कॉन्फ्लिक्ट अलग से नहीं पढ़ रहे, लेकिन बीए के लेवल पर चूंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा है। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद वह परिस्थिति होती है, हम यहाँ पर अंतर्द्वंद सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है इसको बता रहे हैं। अंतर्द्वंद वह परिस्थिति होती है जहाँ पर कि व्यक्ति में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति उनके प्रति अनुक्रिया करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति एक के प्रति या दोनों के प्रति अनुक्रिया करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इसको लेकर उसके विचारों में संघर्ष होता है। इसी मानसिक संघर्ष को कि व्यक्ति एक समय में कौन सी अनुक्रिया करे, किसे छोड़े, इसे लेकर जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, इसे ही अंतर्द्वंद मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। मिलर और डोलार्ड 1950 के अनुसार जब 2 समान लेकिन बेमेल, यानी जो आपस में मैच न करती हों, ऐसी अनुक्रियाओं के लिए व्यक्ति एक ही समय में बाध्य होता है, तो उसमें जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही अंतर्द्वंद कहा जाता है। मिलर और डोलार्ड ने यह भी कहा है
कि अंतर्द्वंद के कारण व्यक्ति में तनाव, चिंता और दुविधा जैसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। मिलर और डोलार्ड ने अंतर्द्वंद के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है और इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर 4 प्रकार के अंतर्द्वंद बताए हैं। इसके पहले हम कुछ बातें जो इन्होंने अंतर्द्वंद के संबंध में की हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। मिलर और डोलार्ड ने एक मान्यता दी है कि जब व्यक्ति लक्ष्य के समीप पहुंचता है तब व्यक्ति में जो लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति होती है वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह आपने भी देखा होगा, जब आप कोई क्रिया करते हैं और उसको काफ़ी हद तक पूरा कर लेते हैं तो आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह अपने बिल्कुल लक्ष्य के नज़दीक होता है। इन्होंने इस प्रकार के व्यवहार को ग्रेडियंट ऑफ अप्रोच, उपागम की क्रमिकता, ग्रेडियंट ऑफ अप्रोच यानी उपागम की क्रमिकता नाम दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक अन्य बात कही है, ग्रेडियंट ऑफ अवॉइडेंस, परिहार की क्रमिकता। और यह ठीक विपरीत हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति किसी ऋणात्मक उद्दीपक के नज़दीक पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो उन्होंने कहा था लक्ष्य के, माने लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, यहाँ वह परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि जहाँ वह ऋणात्मक उद्दीपक की ओर पहुंचता है, समीप पहुंचता है, वैसे वैसे उसे दंड का भय सताने लगता है। उसकी भय और चिंता की मात्रा बढ़ती जाती है और वह इससे हटने या भागने या दूर जाने की प्रवृत्ति को अपनाता है। इसे ग्रेडियंट ऑफ अवॉइडेंस इन्होंने कहा है। और इन्होंने एक अवॉइडेंस अप्रोच की बात भी की है कि जब व्यक्ति एक ही लक्ष्य के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मूल्य को जानता है तो जैसे जैसे वह लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे पता होता है कि इसके साथ निगेटिव वैल्यू भी जुड़ी है, तो एक ओर प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और दूसरी ओर हटने की शक्ति या प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। डोलार्ड और मिलर ने एक और मान्यता दी है कि इनका ये कहना है कि जब व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट, ड्राइव, अंतर्नोद अधिक मात्रा में होता है, अंतर्नोद यानी प्रेरणा अधिक मात्रा में होती है, तब व्यक्ति में धनात्मक पॉजिटिव वैल्यूज को प्राप्त करने की टेंडेंसी अधिक होती है। किंतु जब यह जो मूल्य है उसका वह ऋणात्मक प्रकार का होता है तो ऐसी स्थिति में वह उससे दूर हटने की प्रवृत्ति में तेजी आ जाती है। अब हम चलते हैं डोलार्ड और मिलर के अंतर्नोद के प्रत्यय के बारे में। आपने मैक्सिमम किताबों में जो पढ़ा होगा अंतर्नोद वह 3 प्रकार का, और ये भी पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने अंतर्नोद के 4 प्रकार बताए हैं। डोलार्ड और मिलर ऐसे ही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के 4 प्रकारों के बारे में बताया है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट
और डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। अब मिलर और डोलार्ड के पहले कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मिलर और डोलार्ड के अनुसार जब व्यक्ति के सामने दो समान धनात्मक पॉजिटिव आकर्षण वाले उद्दीपक या प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, तब व्यक्ति में अप्रोच जिसे ग्राह्य अंतर्द्वंद या उपागम अंतर्द्वंद कहा जाता है। और यह अंतर्द्वंद, ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, दोनों को ही व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह एक समय में एक ही को ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह डिसीजन नहीं ले पाता है कि वह किस प्रकार के अंतर्द्वंद को चुने, और वह दोनों की ही पूर्ति चाहता है। तो ऐसे में जब दोनों प्रकार की उद्दीपकों की लक्ष्यों की पूर्ति चाहता है और परिस्थितियां ऐसी न हो कि एक समय में दोनों की पूर्ति हो, तो इस प्रकार का अंतर्द्वंद मिलर और डोलार्ड के अनुसार अप्रोच उपागम ग्राह्य अंतर्द्वंद कहलाता है। मिलर और डोलार्ड ने अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी बताया है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट परिहार अंतर्द्वंद। परिहार यानी त्याग करना, छोड़ना, पाना नहीं है, माने ऋणात्मक मूल्य हैं। पहला क्या था? पॉजिटिव मूल्य थे, पॉजिटिव वैल्यू थी। अब निगेटिव वैल्यू है, यानी व्यक्ति जिसको पाना नहीं चाहता है उससे बचना चाहता है, और उसके सामने दो निगेटिव वैल्यूज उत्पन्न होती हैं, और दोनों के प्रति ही वह रिस्पॉन्स करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि उसे एक के प्रति रिस्पॉन्स करना ही करना होता है, और वह सोच नहीं पाता है कि किसके प्रति वह रिस्पॉन्स करे। वह दोनों से बचना चाहता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दोनों से जुड़ी है। वह यह डिसीजन नहीं कर पाता है कि किसमें कम निगेटिव वैल्यू जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला अंतर्द्वंद जो है वह अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिलर और डोलार्ड के अनुसार अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उपागम परिहार अंतर्द्वंद, ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद व्यक्ति में उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त भी करना चाहता है, परंतु उससे जो निगेटिव रिजल्ट हैं उससे भी उसे डर लगता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने एक धनात्मक और एक नकारात्मक निगेटिव वैल्यू उत्पन्न होती है। जब वह प्राप्त करने के लिए सोचता है तो निगेटिव वैल्यू उसको पीछे हटाने लगती है। जब निगेटिव वैल्यू के लिए वह सोचता है तो पॉजिटिव वैल्यू उसको फोर्स करने लगती है। इस प्रकार से जो द्वंद्व उत्पन्न होता है वह अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा मिलर और डोलार्ड ने कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति
जानता है कि एक समय में एक ही की पूर्ति होगी, लेकिन वह डिसीजन नहीं ले पाता है कि किसको प्राप्त करें और किसको छोड़ें। जिसको वो त्यागने की सोचता है उसके पॉजिटिव वैल्यू आकर्षित करने लगते हैं, और जिसे पाने की सोचता है उसके निगेटिव वैल्यू उसे हटाने लगते हैं। लेकिन मिलर और डोलार्ड ने एक ही वैल्यू के दो पक्ष बताए हैं कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मूल्य जुड़े हुए होते हैं। मिलर और डोलार्ड ने एक चौथा प्रकार भी बताया है, जिसको लेकर बहुत से मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं भी हैं। इस प्रकार का अंतर्द्वंद जब व्यक्ति में उत्पन्न होता है, तब उसके सामने दो पॉजिटिव और दो निगेटिव, यानी दो धनात्मक और दो ऋणात्मक जो ऑप्शन होते हैं, युक्तियां होती हैं, उपाय होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। और जब दो धनात्मक और दो ऋणात्मक उपाय होते हैं, तो उनमें से व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है कि किस प्रकार के पॉजिटिव को वह अप्रोच करे, किसको छोड़े। और इस प्रकार का जो अंतर्द्वंद होता है उसे दोहरा उपागम परिहार अंतर्द्वंद इन्होंने कहा है। अब हम मिलर और डोलार्ड की थ्योरी के अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं, जिसमें कि मिलर और डोलार्ड ने अचेतन प्रक्रियाओं के बारे में कुछ बताया है। अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अचेतन प्रक्रियाएं वह अनुक्रियाएं हैं जो व्यक्ति में होती हैं, जिनसे व्यक्ति अवगत नहीं होता है। यानी व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाएं जो कि दमित नहीं होती हैं और यह कई बार अचेतन में चली तो जाती है, लेकिन यह संकेत या अंतर्नोद के रूप में भी कार्य करती हैं। अचेतन को में जाने के कारण ऐसे व्यवहार जो होते हैं, इसका सीधा मतलब जैसा कि फ्रायड ने कहा था, इन्होंने भी ये कहा है कि इसमें लैंगिक और आक्रामकता से संबंधित सामग्री होती है। एक बार फिर फ्रायड की थ्योरी से जोड़कर देखिए कि फ्रायड ने जो इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो इड होता है उसे व्यक्ति चेतन पर पूर्ति तो चाहता है, लेकिन उसकी सामग्री अनैतिक होती है, इसलिए वह अचेतन में ढकेल दी जाती है। इसी प्रकार डोलार्ड और मिलर ने भी ये कहा है कि दमन में ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं जिसका कि व्यक्ति कोई नाम नहीं दे पाता है। ऐसे विचार और अनुक्रियाएं जो होते हैं वह व्यक्ति के अचेतन में जरूर होते हैं। शाब्दिक नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली व्यक्ति के व्यवहार को संचालित भी करती हैं। इस प्रकार के व्यवहार को व्यक्ति दमन से तो नहीं रोक पाता है और रोकना चाह कर भी उसे रोक नहीं पाता है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार जो दमन की प्रक्रिया होती है वह मुख्यतः इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति उसके बारे में सोचना बंद कर देता है और चिंता करना बंद कर देता है। तो ऐसे में यह विचार उसके दमित हो जाते हैं, और इस प्रकार का जो दमन की प्रक्रिया है वह सामान्य से लेकर
पूरी तरह के रूप में भी विलुप्त हो सकती है। और डोलार्ड और मिलर ने यह भी कहा है कि जो चीज़ें अचेतन तक ढकेल दी जाती हैं, अचेतन तक पहुंच जाती हैं, उनको चेतन में लाना बहुत कठिन होता है। और अचेतन की सामग्री के बारे में व्यक्ति जो जानने का प्रयास करता है वह एक तरह से निरर्थक होता है। इस प्रकार के व्यवहार के लिए इन्होंने एक नाम दिया है जिससे कि आप काफ़ी परिचित होंगे, स्टूपिड बिहेवियर, यानी जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं। मिलर और डोलार्ड ने इसे स्टूपिड बिहेवियर, मूढ़ व्यवहार या मूर्खतापूर्ण व्यवहार इसलिए कहा है क्योंकि मिलर और डोलार्ड ने ये कहा है कि इस प्रकार के व्यवहारों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं मिलर और डोलार्ड की थ्योरी में कि मनस्ताप का विकास या अधिगम व्यक्ति किस प्रकार करता है। डोलार्ड और मिलर के अनुसार मनस्ताप का विकास मुख्यतः जो होता है वह कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद के कारण, रिप्रेशन यानी दमन के कारण और रीइंफोर्समेंट के कारण होता है। मनस्ताप आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मनस्ताप एक ऐसी प्रकार की मानसिक विकृति है जिसमें व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं होती है। वह अपनी कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित होता है। जैसे फोबिया है तो फोबिक सिचुएशन आने पर ही उसमें सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, या फोबिया का रोगी उस तरह की कल्पना मात्र से ही उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं। अदरवाइज उसमें अन्य व्यवहार सामान्य होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मनस्ताप का रोगी होता है वह अपनी चिंताओं में खोया हुआ ज़्यादा होता है। तो मिलर और डोलार्ड ने भी इस प्रकार के मनस्ताप को हल्की मानसिक व्याधियां बताया है और यह भी कहा है कि मनस्तापी व्यवहार का अधिगम बच्चा बचपन में ही जाने अनजाने रूप में करना आरंभ कर देता है और वह ऐसा अपने माता पिता, परिवार के लोगों, समाज के लोगों को करते हुए देखता है। वो उसे सिखलाते नहीं हैं, लेकिन वह यह देखता है कि इसके कारण कई बार जैसे घर में किसी चीज़ को लेकर मदर या फादर में भय है या किसी चीज़ से बच्चे को डराया बहुत ज़्यादा गया है, तो धीरे धीरे यह फोबिया के रूप में डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अन्य प्रकार के मनस्ताप भी बच्चा लर्न करता है, अधिगम करता है, और जब यह पुनर्बलित होते हैं तो यह दृढ़ रूप में भी स्थिर हो जाते हैं। मिलर और डोलार्ड ने कहा है कि अंतर्द्वंद के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि उसमें तनाव, चिंता उत्पन्न होती हैं और इस तनाव, चिंता, भय के कारण उसमें नींद नहीं आती है, भूख नहीं आती है, भाव शून्यता उत्पन्न होती है। उस पर मतलब एक तरह से उसका समायोजन जो है वह छिन्न भिन्न होने लगता है और यही असामान्यता के लक्षण होने लगते हैं
और जब यह असामान्यता के लक्षण और बढ़ जाते हैं तब व्यक्ति में मनस्ताप की उत्पत्ति होती है। कई बार व्यक्ति के जो विचार और चिंतन होते हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि विचार और चिंतन को कई बार दबाने की प्रक्रिया भी होती है। जब दमन की अवस्था अपनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति डिसीजन भी नहीं कर पाता है कि विवेकपूर्ण कार्य अविवेकपूर्ण कार्य में डिफरेंस करना उसके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी अवस्था में जो व्यवहार यही दमन की प्रक्रिया और चेतन पर लाने की प्रक्रिया में कोई ऐसा व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति कर नहीं पाता है, बेमतलब के प्रयास होते हैं, इसे ही मूढ़ता व्यवहार का नाम दिया है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जो मूढ़ व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार जिनमें अधिक पाया जाता है, उनमें आत्मदोष युक्त प्रकार की पर्सनालिटी उनको हम कह सकते हैं। दोष युक्त पर्सनालिटी कह सकते हैं, सेल्फ डिफीटिंग पर्सनालिटी। अब डोलार्ड और मिलर की मनोचिकित्सा के प्रत्यय के बारे में हम आपको बता रहे हैं। डोलार्ड और मिलर ने मनोचिकित्सा को एक ऐसा उपाय, एक ऐसी चिकित्सा बताया है जो व्यक्ति को असमायोजन से पुनः समायोजन की ओर लाती है, यानी व्यक्ति को फिर से समायोजन करना सिखाया जाता है। चूंकि डोलार्ड और मिलर ने असमायोजित व्यवहार को अधिगम का परिणाम माना है, इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इस व्यवहार को अधिगम के द्वारा दूर किया जा सकता है। इन्होंने, मिलर और डोलार्ड ने, जहां एक ओर लर्निंग को विशेष महत्व दिया है, वहीं इन्होंने फ्रायड की थ्योरी के भी कुछ चीज़ों को स्वीकार किया है। इन्होंने साइको एनालिटिक थेरेपी, मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति के भी कुछ प्रत्ययों को विशेष रूप से स्वीकार किया है। इन्होंने ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण और फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य को ऐसी विधियां माना है जिसकी सहायता से व्यक्ति की अंतर्द्वंद, जैसा कि फ्रायड ने कहा था, इन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि रोगी के अंतर्द्वंद और उसके रोग के कारणों की खोज की थी। यहाँ पर स्वप्न के बारे में हम आपको फ्रायड की एक लाइन बताना जरूरी समझते हैं कि फ्रायड ने कहा था कि स्वप्न निरर्थक या बेकार नहीं है, बल्कि स्वप्न चेतन तक पहुंचने के अचेतन तक पहुंचने के राजमार्ग हैं। यानी इसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन पक्ष को समझा जा सकता है। तो मिलर और डोलार्ड ने अपने सिद्धांत में मनोचिकित्सा पद्धति में मनोविश्लेषण के दो प्रत्यय, स्वप्न विश्लेषण और फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य, को स्वीकार किया है। मुक्त साहचर्य यानी रोगी को बातचीत करने के लिए, भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति में कई बार अचेतन भी उभर कर सामने आता है। इन लोगों ने, डोलार्ड और मिलर ने,
स्थानांतरण को भी उपचार में उपयोगी बताया है। फ्राइड की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति है उसमें स्थानांतरण उसका एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसके कारण कि इस चिकित्सा पद्धति की आलोचना भी हुई। लेकिन डोलार्ड और मिलर ने ट्रांसफरेंस स्थानांतरण को उपयोगी माना है। इन लोगों ने सामान्यीकरण, विभेदन और विलोप, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सटिंक्शन को भी उपचार में उपयोगी बताया है और यह कहा है कि उच्च मानसिक प्रक्रियाएं अधिक उपयोग करने के लिए यदि पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वह डिफरेंस करना सीख जाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। ऐसे में उसका व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डोलार्ड और मिलर ने जहां चिकित्सा के लिए एक ओर लर्निंग थ्योरीज को लिया है, दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा को भी स्वीकार किया है। तो डोलार्ड और मिलर के सिद्धांत का यह धनात्मक पक्ष है। हम इनके सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए कह सकते हैं कि इनके सिद्धांत में न केवल अधिगम को महत्व दिया गया है, बल्कि माने केवल व्यवहारवाद को नहीं माना गया है, बल्कि मनोविश्लेषण सिद्धांत को भी माना गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रत्येक प्रत्यय को बहुत ही यथार्थ तरीके से, वास्तविक तरीके से परिभाषित किया है। इनका सिद्धांत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में काफी उपयोगी है और मानसिक रोगियों के उपचार में भी उपयोगी है, किंतु ऐसा नहीं है कि इनका भी सिद्धांत दोष मुक्त है। यही बात हमने आपको अपने उत्तर में कही थी कि जब आपने कुछ प्रश्न किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने कहा था कि बेटा ये मिलर और डोलार्ड का कहना है। अभी आगे जब मूल्यांकन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इनके सिद्धांत पर क्या दोष है। तो इनके सिद्धांत में सबसे पहला जो आक्षेप है उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत के रूप में इनका सिद्धांत माना जाता है, लेकिन इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो व्याख्या की है वह बहुत ही इजी तरीके से कर दी है, इसे विशेष रूप से नहीं समझाया है। इन्होंने कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। कैसे होता है इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। भाषा और चिंतन की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उपेक्षित किया गया है। किंतु इस बारे में ये कहा जा सकता है कि कितना भी दोष क्यों न हो, यह सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने न केवल प्रयोगशाला संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाया बल्कि थेरेपी के फील्ड में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस कारण से बहुत सारे शोध कार्य हुए और व्यक्तित्व और मनोचिकित्सा को लेकर इन मनोवैज्ञानिकों ने जो पुस्तकें लिखी वह एक तरह से माइल स्टोन के नाम से जानी जाती हैं, मील के पत्थर की तरह मानी जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।